डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन कक्षा में मैं दिनेश कुमार सिंह, प्रवक्ता डाइट फरीदपुर बरेली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जिस प्रकरण पर चर्चा करूंगा वो प्रकरण है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज का हमारा प्रकरण है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि किसी भी देश के संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व होता है, प्रस्तावना का क्या अर्थ होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे प्रस्तावना में, और इसके साथ ही साथ इसको इस विषय पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जो है प्रस्तावना के अर्थ को, उसके महत्व को, उसके उद्देश्य को समझ सकें और उसको जो है अपने शब्दों में उसकी एक्सप्लेन कर सकें, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रकरण पर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एक तरह का इंट्रोडक्शन होता है। जहाँ तक संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना की बात है, तो किसी भी अधिनियम या किसी भी संविधान को जब तैयार किया जाता है तो उसमें प्रस्तावना सबसे प्रारंभ में उसका एक महत्वपूर्ण अंश होता है, और प्रस्तावना के द्वारा ही हम चीज़ों को सबसे पहले स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में क्या चीज़ें हैं, और उसका जो है एक तरह का संक्षिप्त परिचय इसमें होता है। प्रस्तावना को दूसरे शब्दों में हम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना के लिए एक शब्द और लिखा जाता है, वो है उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी एक तरह का परिचय, किसी चीज़ से हमारा परिचय कराना। तो इस संदर्भ में प्रस्तावना और उद्देशिका के संदर्भ में मुझे एक यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो हैं, उनका एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि प्रस्तावना किसी भी विषय का आदि और अंत दोनों होती है। आदि और अंत दोनों होने से इसका तात्पर्य ये है कि प्रस्तावना में इस चीज़ का उल्लेख होता है कि शुरू से लेकर अंत तक उस विषय में क्या क्या चीज़ें दी गई हुई हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तावना में होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जिस प्रकरण पर, जिस विषय पर प्रस्तावना तैयार की जाती है, उसमें उसकी एक झलक देखने को हमको मिलती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो उनकी एक झलक है, वो हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो अगर चर्चा किया जाए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कब बना, कैसे बना, तो इसको भी थोड़ा देखना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि जब भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी, तो उसी दौरान सबसे पहले जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, और फिर यह 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना आगे चलकर बनती हैं। और इस प्रस्तावना में, इस
भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, जो भारतीय संविधान को बनाने वाले थे, उनका संविधान को बनाने के पीछे क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, वो किस प्रकार की शासन प्रणाली, किस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, उन सब चीज़ों का यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन सब की एक झलक देखने को मिलती है। जो हमारा जो वर्तमान में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उसका वर्तमान प्रारूप है, जो उसका वर्तमान रूप हमारे सामने प्रस्तुत है, वो जो 1947 में, जैसा कि मैं भी बताया कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो है संशोधन किया गया था, और इस संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वो उसमें इन शब्दों को जोड़ते हुए उसका जो प्रारूप है, अगर उस पर हम चर्चा करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निहितार्थ, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके आदर्शों को अगर हमें देखना हो, तो इनके अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो शब्द आए हैं, जो वहाँ पर जो लाइनें मिलती हैं, अगर उस पर हम एक नज़र डालेंगे तो हमको पता चलता है, हम सभी को जानने का अवसर मिलता है कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसके क्या आदर्श हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, मैं एक एक शब्दों को लिखूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि ये क्या है, और इस तरह से पूरी प्रस्तावना भी तैयार हो जाएगी और उसका अर्थ भी आप लोग समझ जाएंगे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत इसी शब्द या इसी वाक्य से होती है, जिसमें हम भारत के लोग से तात्पर्य भारत की जनता, भारत के नागरिकों से है। ये लाइन यह सिद्ध करती है कि भारतीय शासन व्यवस्था में जो उसका सत्ता का स्रोत है, जो उनकी संप्रभुता का स्रोत है, वो कौन है? वो भारत के नागरिक हैं, भारत की जनता है। इसमें जो सत्ता के हमारे यहाँ आप जैसा जानते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सरकारें होती हैं, वो जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा होती है। तो कहीं ना कहीं हम भारत के लोग से यह निकल कर आता है कि भारत की जो शासन प्रणाली है, वह उसमें जो सत्ता का स्रोत है, वह भारतीय नागरिक हैं। ये हम भारत के लोग, ये लाइन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर तैयार हुआ था, वहाँ से प्रेरित है और वहीं से लिया गया था। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर तैयार किया गया था, उसकी भी शुरुआत यही होती, इसी लाइन से होती है। तो वहाँ से इस चीज़ को लिया गया है। तो हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या होगा कि भारत में सत्ता का जो स्रोत है, वो भारतीय जनता और भारत के नागरिक हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हम भारत के लोग के बाद आता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसे ही। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जो देश की सत्ता है, जो देश की शासन व्यवस्था है, उसमें जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, वो उसके लिए वो किसी पर निर्भर नहीं है। ये जो संप्रभुता है, वो चाहे आंतरिक रूप से हो, चाहे बाह्य रूप से हो, दोनों प्रकार से जो भारत की सरकार होती है, जो भारत सरकार होती है, वह किसी के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, वो अपने आप स्वतंत्र है एक तरह से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि वह सत्ता के लिए, अपनी शक्तियों के लिए किसी बाहर की शक्तियों पर या देश के अंदर किसी भी प्रकार के शासन, किसी भी प्रकार की शक्तियों से, किसी भी प्रकार के समूह से वो जो है बाधित नहीं है। तो इस तरह से पता चलता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब वो
उसकी सारी शक्तियाँ जो है उसकी खुद की है, वो इसके लिए किसी पर आपको जैसे कोई नीति बनानी हो कोई, तो उसके लिए आपको किसी बाहरी देश से, कोई किसी भी प्रभावशाली देश से, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उनसे आपको बंधने की जरूरत नहीं है, उनके आप दबाव में काम नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र हो। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी नीति को बनाने के लिए सरकार जो है देश के अंदर के लोगों से और देश के बाहर के लोगों से, किसी भी प्रकार के लोगों से किसी भी प्रकार से जो है नियंत्रित नहीं होते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जो उनका भारत का एक संविधान होता है उसी संविधान के अनुसार ये कार्य करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद जो दूसरा शब्द आता है समाजवादी, जिसको हमने बताया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यह माना जाता है कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं, जो उत्पादन के स्रोत हैं, इन पर जो नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। ये नियंत्रण कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन इस पर नियंत्रण पूरा का पूरा सरकार का होगा। ये जो जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन हैं, उस पर किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि उस पर नियंत्रण किसका होगा? उस पर नियंत्रण सरकार का होगा। सरकार अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाएगी कि उनको जिसको लगता है कि किस इन संसाधनों का किस तरह से वितरण किया जाए, जिससे जो है सबका एक साथ एक समान रूप से सबका जो है विकास होगा। ऐसा ना हो कि संसाधनों पर कोई कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति अपना कब्जा जमा ले और गरीब गरीब ही रह जाए और जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा धनाढ्य भी बना रहे। तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो देश के संसाधन हैं उन पर जो है जो स्वामित्व होगा वो सरकार का स्वामित्व होगा। कभी कभी ये कम होता है, अधिक होता है, लेकिन जो होता है वो सरकार का ही नियंत्रण होता है। अब इसके बाद जो अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द आता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारत के संदर्भ में, ये भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत सरकार जो है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, उनका कोई अपना पंथ नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक समुदाय या धार्मिक पंथ से को वो जो है अपना धर्म नहीं घोषित करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि नागरिकों के धर्म हो सकते हैं, नागरिकों का पंथ हो सकता है, लेकिन सरकार का कोई नहीं। तो सरकार पंथ निरपेक्ष रहेगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब वो होता है कि वो धर्म के साथ वो किसी भी तरह से उनका जुड़ाव नहीं होगा। वो हर समूह के लोगों को, हर धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। ठीक, सरकार का धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई पंथ नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ की जनता है उसको यह अधिकार है कि वह जो है किसी भी धर्म को अपना सकती है, किसी भी धर्म को मान सकती हैं, और सरकार अपनी यथाशक्ति अनुसार उनको इसमें सहयोग भी दे सकती है। सब पर एक समान रूप से सारे धर्मों, सारे संप्रदायों के पर सरकार जो है, जो उनके पर्व हैं, जो उनके त्यौहार हैं, उनको मनाने के लिए जो भी व्यवस्था सरकार कर सकती है वो सरकार करेगी, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जो अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब जैसे आप लोग जानते हैं शासन जो प्रणाली थी पहले, वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो शासक होता था वो राजा होता था और वो नियुक्त नहीं किया जाता था, वो वंशानुगत होता था। लेकिन अब पूरी दुनिया में जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली चल चुकी है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन की जो सत्ता होती है वो जनता के द्वारा निर्धारित की जाती है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या? गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है, गणराज्य मतलब रिपब्लिक, एक ऐसा राज्य होता है जिसमें जो शासन का हेड होता है, जो शासन का प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति वंशानुगत नहीं की जाती है। वो
जनता के द्वारा चुना जाता है। जो शासन का, जो देश का, जो सरकार की शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनका चुनाव किया जाता है और इस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भारत का राष्ट्रपति है उसको अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाए, क्योंकि जनता जो है, जनता ही MLA और MP को चुनती है, सांसद और विधायक को, और यही सांसद और विधायक आगे चलकर जो है राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें भारतीय जनता की सहभागिता होती है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था को गणराज्य कहते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे एक ब्रिटेन है, इंग्लैंड, वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन वहाँ पे गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो राजा होते हैं, जो सम्राट होता है या जो साम्राज्ञी होती हैं, उनको जो है जनता नहीं चुनती है। उनका जो है एक तरह से वंशानुगत चलते हैं, रानी के बाद जो है उनका लड़का या उनकी लड़की, इस तरह से राजकुमारी और राजकुमार लोग ही आगे चल के वहाँ के हेड बनते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ब्रिटेन जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो ब्रिटेन में है, लेकिन वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहाँ पर नहीं है। अब इतने, इसके बाद हम आते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, संविधान में लिखा गया है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय जैसा मैं अभी बताया था, समाजवाद शब्द के अंतर्गत सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भारत की जनता है उनके, भारत के नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो जात के आधार पे, न तो धर्म के आधार पर, न तो भाषा के आधार पे, न तो क्षेत्र के आधार पे। सबको एक समान समझा जाएगा और संसाधनों के आवंटन में सबके साथ एक ही प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी, एक ही प्रकार के नियम को अपनाया जाएगा। हाँ, सरकार ये ऐसा कर सकती हैं कि जो लोग ज़्यादा दबे कुचले हैं, जो ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ नियम बना सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, सबको वहाँ पर जो विभेद किया भी जाता है उसका उद्देश्य यही होता है कि एट लास्ट उनको भी जो है समानता मिलाया जाए। जो एक बराबर की लाइन खींचना चाहती है सरकार, सबसे भी समानता लानी चाहती है, वो उससे बहुत नीचे हैं, तो उनको ऊपर लाने के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन करती है। तो लेकिन उसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि सरकार जो है समाजवाद को नहीं फॉलो कर रही है। सरकार समाजवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए ही इस तरह की प्रक्रिया को फॉलो करती है। तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में भी यही होता है, जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक रिसोर्सेज हैं, और इन सब चीज़ों पर जो है क्या किया जाएगा, सबका एक रूप से समान अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ धनाढ्य वर्ग या एक बड़े समूह के लोग ही उन चीज़ों को, कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो, कोई भी फैक्ट्री लगानी हो, कोई भी बड़ा कार्य आर्थिक रूप से करना हो कंपनी में, तो उसमें किसी वर्ग विशेष या पूंजीपति को ऐसा नहीं है कि उन्हीं को छूट दिया, सबको, यहाँ पर सबको अपना व्यवसाय स्थापित करने की छूट है। कोई भी व्यवसाय को स्थापित कर सकता है, जो वहाँ का मानक है उसको पूरा करने के बाद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत हम राजनीतिक न्याय जो होता है उसमें यह देखा जाता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। एक समान राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मत करने का अधिकार, मतदान का अधिकार भी प्राप्त है, और उनको चुनाव में खड़े होने का, यानी कि उम्मीदवारी का भी, चुनाव लड़ने का, मतलब दोनों प्रकार के अधिकार सभी को प्राप्त हैं। कोई भी यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है और चुनाव में मतदान दे सकता है, सबके। यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है और जो मतदान लड़ने के जो योग्यता है और मतदान करने की जो योग्यता है, उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया गया है, न तो जात के आधार पर, न तो लिंग के आधार पर, और न ही किसी धर्म के आधार पर। तो ये हो गया आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके साथ ही भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी उल्लेख किया गया है। वो स्वतंत्रताएं क्या हैं? विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार वाले तो मैं यहाँ लिखी हूँ,
विश्वास अपेक्ष विचार, धर्म, उपासना। 1 2 3 4 5 हो गए। विश्वास की, अभिव्यक्ति की, विचार की, धर्म की, उपासना की। मात्र भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, किसी को किसी भी धर्म पर विश्वास करने की, किसी भी विचारधारा में विश्वास करने का सबको एक समान अधिकार दिया गया है। और अभिव्यक्ति का अधिकार है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को आप मन में सोचते हैं लेकिन आपको उसको बोलने से मना कर दिया जाए। आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो अपने प्रेस के माध्यम से, चाहे आप उसको अपनी लेखनी के माध्यम से, चाहे आप उसको जो है विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, मतलब आप अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। विशेष परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सामान्य परिस्थितियों में सारे अधिकार आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आते विचार। विचार का मतलब आप किसी भी प्रकार के मुद्दों पर आप अपने विचार रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको विचार रखने के लिए किसी भी प्रकार के क्या है कि रोक है, किसी को किसी भी प्रकार का रोक नहीं होता है। आप विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। इसी प्रकार धर्म और उपासना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए वो उसको जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है और उसको जो उसकी इच्छा अनुसार वो चाहे उस धर्म को अपना सकता है। उपासना मतलब पूजा पाठ से है, वो अपने उसी के हिसाब से वो पूजा पाठ और उपासना को भी कर सकता है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, न उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं और 2 प्रकार की समानता है। वो क्या है? एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। 2 प्रकार की समानताएं आपको दी गई हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी भी सरकार किसी भी व्यक्ति को जब सम्मानित करेगी या उसको कोई पुरस्कार देगी तो जो उसको सम्मान मिलता है, जिसको पुरस्कार मिलता है, एक प्रकार से उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। इसमें किसी की प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार सबको एक समान रूप से प्रतिष्ठा का अवसर देती है। और इसी प्रकार जो है अवसर की समानता का मतलब जब सरकार कोई भी कार्यक्रम करती है या किसी भी प्रकार की चाहे भर्ती प्रक्रिया हो या चुनाव लड़ना हो तो उसमें सबको एक तरह से समान अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। सबको उस प्रतियोगिता में, उस परीक्षा में सबको एक साथ बैठने का अवसर दिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो 2 प्रकार की वहाँ पर जो है समानताएं भी भारतीय संविधान में दी गई हैं, जो कि उनकी प्रस्तावना से परिलक्षित होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक और जो आगे महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, उसमें एक शब्द है कि व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये होता है कि भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अकेला ही हो, ऐसा नहीं है कि बहुमत के सामने किसी एक व्यक्ति की जो है गरिमा है उसका जो है सम्मान नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे सम्मान किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए और किसी भी प्रकार से उसका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति की गरिमा को यानी कि भारतीय संविधान में जो उसकी प्रस्तावना है उसमें इस चीज़ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सरकार के द्वारा व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ जो दूसरा शब्द आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इतनी चीज़ें बनाने के पीछे जो एक मेन उद्देश्य होता है वो किसी देश को, किसी राष्ट्र को मजबूत बनाने का उद्देश्य होता है। तो इसमें इस चीज़ का भी उद्देश्य रखा गया है कि व्यक्ति के साथ साथ जिस देश में, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राष्ट्र का वो राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बने, उसमें किसी भी प्रकार का जो है विखंडन ना हो, उसकी एकता बनी रहे, उसमें किसी उसका खंडन ना हो। तो इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने भी संविधान का एक उद्देश्य बनाया गया है कि मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति के अधिकारों की तो हमने बात किया ही, लेकिन राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है उसको भी बनाए रखने के लिए जो जिस प्रकार की बंधुता भाईचारे की आवश्यकता होगी उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यही महत्वपूर्ण शब्द थे भारतीय संविधान में। लास्ट में लिखा गया है जिसमें 26 नवंबर 1949
26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को जो है, ये संविधान बन के तैयार हुआ था और उसके कुछ प्रावधानों को उसी समय लागू भी कर दिया गया था। सभी तो नहीं था, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, इसके बहुत सारे प्रावधानों को उसी दिन से लागू भी कर दिया गया था। तो प्रस्तावना में जो चीज़ें थी वो, इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना के इसके संदर्भ में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है कि उसके बाहर उसको माना जाए। इस पर भी समय समय पर विवाद हुआ है। 1960 में एक पेरुबाड़ीवाद हुआ था। 1960 का जो पेरुबाड़ीवाद है 1960 का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। 1960 के पेरुबाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना जो होती है वो संविधान का अंग नहीं होती है, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत होती है। मतलब आप उसे प्रेरणा ले सकते हो कि क्या उद्देश्य थे संविधान निर्माताओं के, उसको आप ले सकते हो। और इसके बाद उन्होंने लेकिन ये कहा था कि जहाँ पे संविधान अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, वहाँ पर भी इसकी सहायता ली जा सकती है। 1973 के केशवानंद भारती केस में, 1973 में जो केशवानंद भारती केस था वो अत्यंत महत्वपूर्ण वाद था। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व की बातों को पलटते हुए यह माना कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि संविधान की आधारभूत ढांचा को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जा चुका है और इसमें संशोधन भी किया जाए। 1973 के बाद में जैसा कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संशोधन का अधिकार दिया था और फिर 1976 में इसमें मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया भी गया। तो इतनी बातें हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज जाने हैं। अब हम इससे आपको इन शब्दों को एक्सप्लेन करने के बाद, इन चीज़ों को बताने के बाद, जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में इन्हीं जितनी बातों का मैं उल्लेख किया, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए संविधान में सारे प्रावधान दिए गए, चाहे वो मौलिक अधिकार हों, चाहे नीति निर्देशक तत्व हों, चाहे शासन प्रणाली में कोई व्यवस्था की गई हो पूरे संविधान में, वो घुमा फिरा के इन्हीं आदर्शों, इन्हीं उद्देश्यों, इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और वो जो है एक तरह की संविधान की कुंजी है जिनसे समय समय पर सहायता भी प्राप्त की जाती है। आशा करते हैं कि आप लोग आज के इस प्रकरण को ठीक प्रकार से समझे होंगे और इस पर अपनी एक समझ विकसित किए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।